अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो 18.1 करेंगे और अपना चैप्टर जो है वो वेरिएशंस इसको शुरू करेंगे। देखें, वेरिएशंस चैप्टर आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेट के मुकाबले में आसान है। बस कंडीशनें हैं, अगर वो आपको समझ में आ जाएंगी तो इंशाल्लाह आप ये सारे सवाल खुद ही कर लोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एक पार्ट आपको समझा दिया तो आप खुद कर लोगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आपने शायद पहली बार देखा हो, क्योंकि उसमें आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई है ना। तो वो मैं आपको समझा दूंगा, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज आपको वीडियो में करा दूंगा। तो चले अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी जो डिटेल्स है वो मैं आगे वीडियो में दे दूंगा। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके लिंक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलें, सबसे पहले देखें हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है। कहते हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशो होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। ठीक है, मैं करा दूंगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको बी तसव्वुर कर लो। ठीक है, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो और दोनों को डिवाइड करा दो। ए कह लो, इसको बी कह लो और ए को डिवाइड करा दोगे बी से, तो ये आपके पास ए और बी का एक रेशो आ जाएगा। लेकिन रेशो असल में चीज़ आपके पास ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, सर्कल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने। एक चीज़ जो है वो आपके पास भरी हुई आ रही है, एक चीज़ आपके पास भरी हुई आ रही है। एक कॉलम जो है वो आपके पास भरा हुआ आ रहा है और 3 कॉलम खाली आ रहा है। तो इसका आपके पास क्या रेशो आ रहा होगा, इसका आपके पास रेशो आ रहा होगा 3:1, 3:1। 3:1 से क्या मुराद है, या तो 3 जो आपके पास सर्कल के पार्ट्स हैं वो खाली होंगे और एक भरा हुआ होगा, या इसको उलट भी कर सकते हो चाहो तो, कि एक खाली होगा, लिखा ऐसे ही रहेगा, एक खाली होगा 3 भरा हुआ होगा। तो वो कंडीशंस के हिसाब से। तो अभी हमारा क्या है, 3 जो सर्कल के हिस्से हैं ये एम्प्टी हैं और एक हिस्सा जो है ये फिल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3:1। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा आपको। तो रेशो का इस्तेमाल इंटर में बहुत ज़्यादा होना है, फर्स्ट ईयर में तो इतना नहीं है, लेकिन इंटर में रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि रेशो को समझे बगैर नहीं कर सकते। तो रेशो क्या बताता है आपके पास कि कोई चीज़ जो है वो, कोई जो चीज़ है वो कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है, और एक चीज़ को कितने लोगों में डिवाइड किया, और मुख्तलिफ चीज़ें बताता है। तो जैसे जैसे आगे मैं पढ़ाता जाऊँगा वो आपको बताता जाऊँगा। बस आपने क्या करना है, आपने जो है वो पहली वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करने से पहले एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रख लेना आप लोग, कि अगर यहाँ kg दिया हुआ है तो यहाँ भी kg हो। ऐसा ना हो कि यहाँ kg था, यहाँ ग्राम था, आपने मज़े से उठा के उसे कर दिया डिवाइड। अगर ऐसे करोगे तो ये गलत होगा, आपका आंसर भी फिर इससे क्या होगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल अब कैलकुलेशंस करनी है और कुछ नहीं करना। आ जाए इसकी जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। आप पॉकेट कैलकुलेटर ले लीजिएगा, पॉकेट कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशंस इजीली हो जाएंगी। रफ वर्क में रिमाइंडर या और चीज़ें ना कीजिएगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, समझ लो ऐसे लेते हैं रेशो कि ए को डिवाइड कर दो बी से, तो जो आंसर आ जाए वो रेशो होता है। तो 70 को अगर मैं डिवाइड कराऊँगा 80 से, तो मेरे पास रेशो आएगा, मेरे पास जो है वो रेशो आएगा यहाँ पर। इसको देख लेते हैं, मेरे पास रेशो आ रहा है 5/2। ठीक है, 5 और ये 2 आ रहा है। अब इसी तरह से बाकी भी हमने करना है। ठीक है, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5, और ऐसे ही लिखना है रेशो में, ऐसे नहीं लिखना है रेशो में, रेशो में ऐसे नहीं छोड़ना, रेशो में हमेशा ऐसे करके लिख दोगे आप। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, पार्ट 1 था ये हमारा। अब हमारा आएगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 भी सेम एज इट इज इसी फॉर्मेट पे होना है। अच्छा, अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हो ना, तो एक चीज़ और बता दूं कि सिंपल कैलकुलेटर से करने पे दे रहा होगा ये 2.5, तो वो डेसिमल में वैल्यूज़ देगा सिंपल कैलकुलेटर से करने पर। तो 2.5 नहीं लिख दीजिएगा, वो जो है वो डेसिमल्स में आंसर आ जाएंगे। आपने क्या लिखना है कि जहाँ तक लीस्ट ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं और रेशो में आ सकते हैं, बस वो नंबर आपने लिखना है। अब लीस्ट क्या है कि 70 को डिवाइड किया मैंने 28 से, तो ये 70 भी 2 के टेबल पे आता है, 28 भी 2 के टेबल पे आता है। या फिर ऐसा टेबल देख लो जिस पे डायरेक्ट काट दो, जैसे कि अगर आप 14 का टेबल लो तो 14 के टेबल पे आपके पास जो है वो 14 के टेबल पे आपके पास जो है वो 28 कितने पे आएगा, 2 पर आएगा। और अगर आप जो है वो जाके देखो 70 कितने पे आएगा, तो वो आएगा 5 पर। तो इस तरह कर लो अगर कैलकुलेटर नहीं है तो। लेकिन अगर कैलकुलेटर है तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
हाँ, लेकिन पॉकेट कैलकुलेटर से ये आंसर नहीं आएगा। पॉकेट कैलकुलेटर से ये आंसर आ रहा होगा आपके पास, इसका 70 डिवाइडेड बाई 28 आपके पास आ रहा होगा 2.5, ये दे रहा होगा। तो ये रेशो नहीं है, ये रेशो नहीं है, ठीक है, रेशो ये है। ये तो सॉल्व हो गया, इस चीज़ को आपने सॉल्व कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि इसमें मिस्टेक ना हो। अक्सर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, रेशो की जगह क्या करते हैं, डेसिमल में वैल्यूज उठा के लिख डालते हैं। अच्छा, अब सेकंड करते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये चीज़ आपने बड़ी ध्यान रखनी है कि दोनों तरफ यूनिट सेम हो, ठीक है, यूनिट सेम हो, क्योंकि यूनिट्स तब्दील होते हैं तो आपके पता है वैल्यूज़ भी तब्दील होती हैं और चीज़ें में फ़र्क आने लगता है। यानी 1 kg ज़्यादा होता है और 100 ग्राम कम होता है। बज़ाहिर तो 100 लिखा हुआ है तो ग्राम में तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यूनिट के हिसाब से 1 kg ज़्यादा होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 60 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए आपको पता है 100 से आप डिवाइड कर देते हो। तो आपने 100 से जब 60 को डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो बस ये आपने करना है। तो 0.6 ये मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है। अब जो है डिवाइड कर दो, बस ये ए है और ये बी है। 0.6 को जब आपने डिवाइड किया 1 से तो आपके पास क्या आया जवाब, इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही, क्योंकि ये चीज़ आप फिर रफ वर्क में नहीं कर सकते, असल में ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये आ रहा है 3/5, तो जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रेशो में करके। ये जो साइन है ना, ये जो चीज़ है, ये रेशो को डिनोट कर रहा होता है, इससे पता चलता है कि ये रेशो है, ठीक है। रेशो के किसी चीज़ ने कितना हिस्सा लिया होगा या कितना हिस्सा नहीं लिया होगा, वो फिर उस पर होता है कि हमने उसे क्या डिफाइंड करा है। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। अब तीसरा करते हैं। अच्छा, तीसरे में भी आपने एक जैसे यूनिट रखने होंगे। अच्छा चलो, तीसरे में देखो क्या हो रहा है कि पार्ट 3 है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, कि कहते हैं कि 40 सेकेंड है आपके पास और मिनट जो है वो 3 है। अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको भी मिनट्स में ले जाओ या तो इसको सेकंड में ले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, बी को सेकंड्स में ले जाता हूँ, क्योंकि हम ऐसा यूनिट ज़्यादातर सेकंड इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसको सेकंड्स में ही ले जाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि 1 मिनट जो है ना, वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको गैप दे देता हूँ ताकि यूनिट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाए। 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो अगर आपको 3 मिनट्स को सेकेंड्स में ले जाना है तो बस सिंपल आपने क्या करना होगा, आपने सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई कर देना होगा 3 को 60 के साथ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमेशा ये चीज़ इस्तेमाल होगी। तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 के साथ तो मेरे पास आएगा 180, ठीक है, 180 आ जाएगा मेरे पास, 180 सेकेंड्स। अच्छा, अब 40 डिवाइडेड बाय 180, 40 डिवाइडेड बाय 180 हो गया सेकेंड्स। तो ये आपका क्या जवाब दे देगा, 40। आप चाहे तो एक टेबल से इसे काट भी सकते हो, किसी एक टेबल से, तो ये आ जाएगा 2:9। तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। रेशो में ऐसे नहीं छोड़िएगा, ऐसे हमेशा आंसर्स दीजिएगा, क्योंकि रेशो का मतलब ही होता है कि इस तरह से लिखा जाए ताकि जो हमारा रेशो की फॉर्म है ना वो बने। तो 2:9 बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है मिलीलीटर और लीटर। अब मिलीलीटर और लीटर आपको पता है लिक्विड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिक्विड की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि 1 kg जो है ना, वाटर और मिल्क, सिर्फ वाटर और मिल्क 1 लीटर के बराबर आता है। यानी अगर आपने 1 लीटर दूध लेकर आ रहे हो ना, आपने देखा होगा कुछ लोग दूध की दुकान पर आते हैं तो बोलते हैं 1 लीटर दे दो, या कुछ ऐसे भी बोलते हैं 1 किलो दे दो। तो वो देता दोनों को सेम ही तरीके से, मतलब जो सेम उसने जो अपने पास ये रखा हुआ होता है इस तरह से दूध निकालने के लिए, इसी से दे रहा होता है वो सबको, चाहे वो 1 लीटर हो या 1 kg हो। तो इससे ये बात साबित होती है, वहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो भी, और साइंस में ये बात जो है प्रूफ्ड है कि 1 kg 1 लीटर के बराबर होता है। ये सिर्फ दूध में और पानी में होता है, हर लिक्विड सेम नहीं होगा। मतलब शहद 1 लीटर और 1 kg बराबर बराबर नहीं आएगा, ठीक है। शहद में 1 लीटर ज़्यादा आ रहा होगा, 1 kg कम आ रहा होगा, तो ये फ़र्क आएगा। लेकिन दूध को जब मेजर करोगे ना, 1 लीटर और 1 kg वो सेम आएगी वैल्यूज़, यानी सेम क्वांटिटीज़ पाई जा रही होगी। तो ये मैंने एक छोटी सी बात बतानी थी, केमिस्ट्री में अक्सर इस्तेमाल होती है। अब यहाँ आपके पास दो तरीके कार हैं, या तो आप मिलीलीटर को लीटर में ले जाओ, ठीक है, या तो आप 2 लीटर को मिलीलीटर में ले जाओ।
तो हम कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लीटर के, तो मैं मिली लीटर को क्या करता हूँ 1000 से डिवाइड करा देता हूँ। याद रखिएगा मिली का मतलब आपको पता है 1/1000, तो 1000 से आप डिवाइड करा दोगे, ये एक प्रीफिक्स है मिली, तो जब आप 1000 से डिवाइड कराओगे तो वो किस में चले जाएगा, सामने वाली क्वांटिटी लीटर में चली जाएगी। तो जब आपने 200 को डिवाइड कराया 1000 से तो आपके पास आएगा 0.2, ठीक है 0.2, एंड अब ये लीटर में आ गया आपका 2 लीटर। यूनिट कन्वर्जन जो बच्चा सीख लेना, समझ लो वो चीता हो जाता है मैथ में और ख़ास तौर पे फिज़िक्स में, क्योंकि फिज़िक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो 1/10 का हमारा हिसाब आ रहा है। अब इसको पीछे से जो है ना मैच करते हैं, ठीक है, या चाहे आप ऐसे भी, ये ऐसे भी आ रहा होगा इसका जवाब 1/10, लेकिन हमने रेशो में ऐसे नहीं लिखना, रेशो में हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसको पीछे से मैं मैच भी कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 4 का आया हमारा, बिल्कुल सही आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्रीज में दिया हुआ है, तो इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आई होप राइटिंग मेरी थोड़ी साफ़ सुथरी आ रही होगी आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ पा रहा होगा। 135, ठीक है 135 डिग्री हो गया हमारे पास ये, एंड ये हो गया 360। अब 360 आपको ये पता है, ये एंगल्स दिए मैं आपको, एंगल्स दिए मैं, तो देखें दोनों डिग्री में दिया हुआ, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो रेडियन में तो लेके नहीं जाऊंगा मैं, बस इसको क्या करूंगा 135 को डिवाइड करा दूंगा 360 से, तो मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 135 डिवाइडेड बाय 360, द आंसर इज 3/8। अब अगर 3/8 को और सॉल्व करा दोगे ना तो 0.37 आ रहा होगा, यानी ऐसे आ रहा होगा 0.37। बताइए ये भी सही है, लेकिन हमें डेसिमल में नहीं लिखनी वैल्यूज़, हमें रेशो में लिखनी है, वरना एग्जामिनर काटेगा इस चीज़ को। तो ये जो आंसर आया है इसी को आप रेशो में लिख दो उठा के, ये आपका रेशो हो गया, ठीक है। तो बाकी तो आपको समझ में आ गए होंगे, सेम ही शॉर्ट पर वो सवालात हुए हैं ये तमाम के तमाम। अच्छा आखिरी क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है और इसे याद रखिएगा हमेशा, अक्सर आपके लिए ये आ सकती है, ये ट्रिक आपको इस्तेमाल में लेनी पड़ सकती है। ज़्यादातर तो शायद बच्चों ने नहीं देखा हो इस तरह से होते हुए, लेकिन ये होता है मैथमेटिक्स बड़े लेवल पे, ये किया जा रहा होता है, क्योंकि ये रेशो छोटा मोटा काम नहीं है। अभी रेशो को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। देखो बेटा, बज़ाहिर तो ये मैं कह सकता हूँ कि शायद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में तो कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई ही तसव्वुर किया जाता है, अगर ना माइनस हो ना प्लस हो ना आपके पास डिवीजन का साइन हो। लेकिन ये डिवाइड नहीं करेंगे आप इसे आपस में, इसे आपस में आप करेंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि यूनिट सेम हो, ऐसे ऐड कर दिया तो आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी ग्राम में रख रहे हो, क्योंकि 5 kg एक अलग वैल्यू है और 200 ग्राम एक अलग यूनिट है, तो दोनों अलग अलग यूनिट है, तो पहले सेम यूनिट रखने पड़ेंगे। हमेशा जब भी काम करो यूनिट्स ऐसा ही रखो, या अगर ऐसा ही नहीं रख रहे तो MKS रखो या CGS रखो, ठीक है, या ब्रिटिश इंजीनियरिंग रखो। लेकिन ऐसा नहीं करो कि एक यूनिट MK में रख रहे हो, दूसरा यूनिट SI में रख रहे हो, तीसरा यूनिट ब्रिटिश में रख रहे हो, तो पता नहीं क्या वैल्यू है, वो तो कुछ और ही बनेगी चीज़, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना 1 kg ब्रिटिश के हिसाब से जो है वो, ब्रिटिश CGS के हिसाब से 100 जो है वो 1000 ग्राम बन रहा होता है, 1 kg जो है SI में वो 1000 ग्राम बनता है CGS में, तो CG का मतलब ही ग्राम है यहाँ पर। तो इसका बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, पूरा फार्मूला सही, MCQ सब कुछ सही, सोल्यूशन सही, बस गलती का ये ग्राम में ही डाल दिए इस वैल्यू को kg में डालने की वजह, तो वहीं में उसके फिर 3 नंबर 2 नंबर 1.5 नंबर, इससे कम तो कटते ही नहीं है। तो फिर इसलिए बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि भाई यूनिट सेम रखना है बस हमने हर हाल में। तो मैं 200 ग्राम को जब डिवाइड कराऊंगा 1000 से, तो ये मेरे पास अंडरस्टूड सी बात है कि ये kg में चला जाएगा। तो ये आपस में होंगे ऐड, ये याद रखना, बस इतना छोटी सी चीज़ को भी याद रखना है कि ये आपस में होंगे हमारे पास ऐड। तो ये आ रहा है 0.2, शायद इससे पहले अभी करा भी था शायद 200 हमने, या 200 था या 20 था। अच्छा चलो भाई, देखो ये A है, ये पूरी वैल्यू B है, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा जब सॉल्व करते हो तो यूनिट हटा देते हो, क्यों? क्योंकि आसानी रहे सॉल्व करने में। हाँ लेकिन चाहो तो यूनिट भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.2, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 35
और 52। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हो आप 35 52। ठीक है, अब सबसे बड़ा है कि इसको चेक करते हैं कि आंसर सही आया है या गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने कर तो लिया, अब आंसर भी तो मैच करना है। तो बिल्कुल सही आंसर 35 52। तो पहला क्वेश्चन सक्सेसफुली हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेम सॉर्ट का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कंडीशंस हैं। अक्सर बच्चे जो है ना फंसते कहाँ हैं कंडीशंस में, क्योंकि हमें जो है ना रट्टे लगवाए जाते हैं। तो रट्टे में हम क्या कर सकते हैं कि सेम वैल्यूज़ देखकर फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर वही कंडीशन बन जाती है ना कभी कभार, तो फिर हम सर पकड़ के बैठते हैं। तो यहाँ वो कंडीशन बनी जो अभी मैंने ऊपर आपको सिखाया ना, वही चीज़ अब आपको दोबारा कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन कंडीशंस के थ्रू। अब कंडीशंस क्या कहते हैं? कहते हैं कि इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री तो आपको पता है क्या होती है भाई। देयर आर 120 वर्कर्स, 120 जो है ना वहाँ पर मजदूर हैं, काम करने वाले हैं बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ टोटल W। टोटल W से क्या मुराद है? टोटल वर्कर, क्योंकि मैं पूरा पूरा तो नहीं लिखूंगा। या फिर एक काम करो, अगर पूरा लिखोगे भी तो फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम रहेगी, बार बार पूरा लिखना पड़ेगा। तो जब भी सैम्बलाइज करते हैं चीज़ों को, सैम्बलाइज करने का मतलब कि उसको सैम्बल दे देना। और ये आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। जब आप ऐसा करोगे ना तो टीचर के सामने थोड़ा एफिशिएंट लगोगे। या अगर टीचर है तो करे तो वो थोड़ा एफिशिएंट लगता है कि भाई सर सैम्बलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। अच्छा भाई, चलो अपने काम पर आओ। कहते हैं कि इन विच 45 आर वुमेन्स, 45 लेडीज़ हैं, खातून काम कर रही हैं। ठीक है, 45 वुमेन्स हैं। अब वुमेन्स को मैं कोई यूनिट तो नहीं दूंगा, ये तो एक क्वांटिटी है ना, इसको यूनिट तो नहीं दिया जाएगा, नंबर है। अब पूछते हैं कि, अब कहते हैं कि एंड रिमेनिंग आर मेंस। तो बस सिंपल सी बात है भाई, दो ही जेंडर हैं वहाँ पर, एक मेल है और एक फीमेल है। अगर 45 फीमेल्स आ गई तो मेल कितने हुए? 120 को डिवाइड करा दो 45 से, तो आई थिंक 75। ठीक है, कंफर्म कर लो, 75 होगा। ठीक है, तो बस ये आपके पास तो आ गया कि मेल कितने फीमेल कितने। अब देखें मेल और फीमेल का यहाँ पर चक्कर क्या करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले आपने रेशोज बताने हैं कि कितनी मेल से। अभी देखें मैंने आपको समझाया था ना रेशो निकालना, बस वही यहाँ रेशो निकालने हैं। मैंने आपको यहाँ समझा दिया था रेशो निकालना, बस वही यहाँ रेशो दोबारा निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो, हमें सबसे पहले में तो देखना होगा रेशो मांगा किसका है। मैन और वुमेन का रेशो मांगा है, तो जिसका रेशो जिसको पहले कह रहे हैं ना वो, उस चीज़ को हम पहले रखेंगे। तो 75 मेंस को पहले रखेंगे, 45 वुमेन्स को बाद में रखेंगे, और जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। तो 75 डिवाइडेड बाय 45 हमारे पास आता है 3:5, या इसको ऐसे लिखो तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा ना, ऐसे करके। ठीक है, ये पहला इन्होंने कंडीशन कह दिया था। तो कंडीशंस आपको बराबर में तो चलती हुई नज़र आ ही रही होंगी, उसको देख लो। ठीक है, उसी से हम कर रहे हैं, ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे इधर। चलो अब जो है वो हमें कहते हैं कि आप जो है वो बताओ रेशो वुमेन और मैन का। अभी मैन और वुमेन बता दिया, अब वुमेन और मैन का बताना है। तो यानी वुमेन को ऊपर रखूँगा मैं और मैन को नीचे रख लूँगा। ठीक है, तो यही रेशो होगा, बस उलट हो जाएगा। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 75, द आंसर इज़ 3 और 5। तो ये आ रहा है मेरे पास 3:5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, हो गया ना। अच्छा, अब आ जाओ तीसरे पे, आ जाओ तीसरा करते हैं काम, तीसरा शॉर्ट वर्क करते हैं। कहते हैं कि वुमेन जो है ना वो टोटल वर्कर, यानी टोटल वर्कर और वुमेन का रेशियो लेना है। यानी टोटल वर्कर्स में वुमेन्स कितनी है ये बताना है, सिंपल कह लो। तो पहले वुमेन का है ना, तो वुमेन को मैं ऊपर रखूँगा, 45 डिवाइडेड बाय 120। तो डिवाइड करा दो 45 को 120 से, द आंसर इज 3:8। तो 3:8 आ रहा है। अब आखिरी करते हैं, आखिरी में कहते हैं कि यही रेशो बता दो सेम, लेकिन अब मैन और टोटल वर्कर पे रखना। तो 75 मैन पहले कह रहा है, तो इसलिए मैं ऊपर मैन रख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हर 8 में से 3 वुमेन्स हैं। इससे ये पता चल रहा है मुझे इस रेशो की मदद से, यानी टोटल 8 लोग हैं तो 3 वुमेन्स आ रही हैं। 75 डिवाइडेड बाय 120, द आंसर इज, और हर 8 में से 5 मैन है, हर 8 में से 5 मैन है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2, यहीं कंप्लीट हो जाता है। बस इतना छोटा सा था, बस मैंने कहा ना कंडीशनें बनाई हुई थी
बच्चे आसानी से कर लेते हैं, बस कंडीशनों में फंसे। तो पहला क्वेश्चन सही, पहले का जवाब सही, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो चारों जवाब सही है। तो कंडीशन 1 मैन और वुमेन का रेशो, कंडीशन 2 में वुमेन और मैन का रेशो, कंडीशन 3 में वुमेन और टोटल नंबर का रेशो, टोटल वर्कर्स का, और कंडीशन 4 में मैन और टोटल वर्कर्स का रेशो। तो क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है। जो बच्चे 9 की मैथ पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये ABCD समझ लो है, लेकिन दिया हुआ है तो करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ आता है तो उन स्टूडेंट्स को नीचे दिखाएं जिन्हें नहीं आता, नहीं भाई। या अगर हमारे पास काम है दूसरे के पास नहीं है तो हमें उनको नीचे दिखाएं जिनके पास काम नहीं है, नहीं भाई। हमें इक्वलिटी मेंटेन रखनी है, यानी सबके साथ इंसाफ करना है, सबके साथ एक जैसा रहना है। देखो 2 तरीके हैं। एक तो ये कि 5 को नीचे ले जाके डिवाइड करा दो और फिर सॉल्व करा लो, लेकिन इसमें मुश्किल हो जाएगा सवाल हमारे पास, है ना। फिर हमें LCM और फिर पता नहीं तरह तरह के काम करने होंगे। तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, x की वैल्यू एक तरफ, y की वैल्यू एक तरफ, और x और y का रेशो पता कर लो, सिंपल। तो 5 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो 20 आता है, और 2 से तो 10y आता है, 3x और -4y। अब क्या करना है, मैंने इस 3x को उधर ले जाना है, ठीक है। अच्छा 3x को अब मैं x जो है ना थोड़ा सा ना इस टाइप का बनाता हूँ, ताकि देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ना प्रॉब्लम ना रहे। अब मेरी आदत इस तरह का x बनाने की है बचपने से, अब टीचर्स ने भी कभी टोका नहीं इस तरह से बनाने पे, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर पे उन सवाल में जहाँ पे मल्टीप्लाई और x एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बस सिंपल सॉल्व करते हैं, अब यहाँ और कुछ काम नहीं है, फिर रेशो आ जाएगा हमारे पास। तो जब मैं 18 आ जाएगा, 20 - 3 18 17 हो जाएगा, सॉरी 18 बोलना, ठीक है। ये 17 हो गया, और यहाँ मेरे पास हो गया 6y। अब मैं प्लस में क्यों लिया है 6y, क्योंकि 10 के साथ बड़ी साइन थी, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो x और y का रेशो पता करना था ना, अभी देखें फिर मल्टीप्लाई वाला लिख दिया, तो ये आ रहा है 6/17। रेशो क्या आया, 6/17। अब ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया, बस इतना सा इसका आंसर था, मतलब इसका आंसर था, एक ही सिंगल तो है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सवालात हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल हार्ड सवालात नहीं दिए। आई थिंक 1 घंटे से पहले होना चाहिए। अच्छा तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरी बात याद रखना, अगर आपको याद रहे, टीचर हो स्टूडेंट हो। अगर टीचर हो तो ये बात आपको पता होगी कि ये अगर आपने कभी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, एंट्री टेस्ट, तो उसमें इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। और अगर स्टूडेंट हो तो आप बेटा ये बात दिमाग में बिठा लेना कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं और सिंपल नंबर दे जाते हैं बच्चों को, लेकिन अगर बस थोड़ा सा लॉजिक नहीं पता हो तो ये इस पर नंबर कटना लाजिम होते हैं। तो इसकी जो है ना कंडीशन होती है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पता करो इफ़ द रेशो ये है एंड आर इक्वल, मतलब ये जो दिया हुआ है ना आपको 3a + 4 रेशो 2a + 5 और ये 4 रेशो 3 ये बराबर है तो यानी बीच में इक्वल टू लगा दोगे ना, पता है ना अच्छी तरीके से बात, ठीक है। ये जो रेशो है ना, ये जो रेशो भाई है हमारे, ये इस रेशो के बराबर है, ये इस रेशो के बराबर है। अब आपने इस तरह से तो कभी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा ही नहीं है, तो याद रखना, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को इसमें ले जाना सिखाया था, तो जब इस चीज़ को इसमें ले जा सकते हो तो इस चीज़ को इसमें भी ले जा सकते हो दोबारा जब भी कंडीशन की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो वही बात है ना। तो अब क्या करेंगे अब हम ये जो रेशो को करके लिखते हैं इसको डिवाइड में करके लिख देंगे। तो पहले जो चीज़ दी हुई है वो a होगी आपके पास और वो ऊपर रहेगी, और दूसरी जो चीज़ दी हुई है वो आपके पास b होगी, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ये 4/3 हो जाएगा। अब तो हो गई ना, सिंपल सॉल्व करना है बस। तो बस देखा, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन फ्री के नंबर देते हैं बच्चों को, ये बेसिक होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बेसिक होता है। अब जो पेपर बना रहा है वो ये तो चाहेगा कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में सॉल्व करें। अब इसके इस्तेमाल फिज़िक्स में, तो वो आप लोग फिज़िक्स में पढ़ाऊँगा जब इंशाल्लाह ये फिज़िक्स में आता है तो मैं कराता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि जब फिज़िक्स में ये चीज़ें आती हैं तो मैं बस स्किप कर देता हूँ, बस इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी समझता हूँ, तो इसलिए मैं करता हूँ इस काम को। 20
ठीक है, गलती तो नहीं हो गई। 8 क्योंकि बात कर रहा था ना, 8 और ये 20। चलो भाई अब उधर ले आओ, ए की वैल्यू पता करनी है बेसिकली। ये है हमारे पास इसका सवाल, अगर शायद मैंने इसको एक्सप्लेन ना किया उस वक्त। तो ये ए तो आ गया मेरे पास, और ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 8। ठीक है 8 आ गया ना, गलती तो नहीं कर रहा। चलो 8 आ गया। क्योंकि हम इंजीनियरों की ना, जो इंजीनियर पढ़ रहे होते हैं, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है। क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेटर के सारे जीते हैं तो कैलकुलेशन में वीक हो जाते हैं। लेकिन कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको पता होगा कि उनकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। बेसिक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि हम माइंड से करते हैं या फिंगर टिप पे कर रहे होते हैं। लेकिन हम जो इंजीनियर होते हैं उनके पास वैल्यूज़ डेसिमल्स में ज़्यादा आती हैं, और ज़्यादातर जो है वो पॉइंट्स में आ रही होती है, रेशियोज़ में आ रही होती हैं। तो इसलिए उनको कैलकुलेटर का बार बार यूज़ करना पड़ता है, कैलकुलेटर के आदी हो जाते हैं। जैसे कि मैं भी इस तरह की मेरे अंदर आदत है। लेकिन जो कॉमर्स वाले होते हैं ना, उनके लिए क्या फ़ायदा होता है कि वो जो है ना, होल नंबर की ज़्यादातर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। मतलब कि 5000, 4000 और 1 नंबर, 2 नंबर, 3, इन नंबरों की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए उनको स्ट्रॉन्ग हो जाती है कैलकुलेशन माइंड से कर करके। हाँ, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा। ग्रुप का मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं कि बेटा 1000 फीस है, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, दोनों ऐड हो सकते हैं। देखो लेक्चर तो आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे आपको जो है वो सॉल्व नहीं मिलेगी। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट की तो सॉल्व देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो गैस पेपर, मॉडल पेपर, 5 ईयर का सॉल्व, टेस्ट सेशन के और जो लाइव सेशंस होते हैं वो, और बाकी तमाम जो है वो बुक्स का PDF और लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वो आपको दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है, और ये पर ईयर है। बच्चे समझते हैं पर मंथ है, तो पर मंथ नहीं है, पर ईयर रखिए। ठीक है, क्योंकि फ़ीस इतनी ही रखिए ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो, ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा हो जाए। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं हमें, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कंडीशन ही है क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 की तरह। कहते हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए टू टर्म ऑफ द रेशो, ये जो रेशो की टर्म दी हुई है इसमें, कि ये टू मेक इट्स इक्वल टू 1/3। यानी आपके पास ये 5 और 27, इसको मैं पहले ना रेशो की फॉर्म में लिख देता हूँ। ये 5 और 27, इसमें कौन, इन दोनों टर्म्स में कौन कौन सा नंबर जो है वो ऐड करोगे, कौन सा ऐसा नंबर ऐड करोगे कि ये जो है वो बराबर आ जाए 3 के, 1/3 के। यानी इस तरह की कंडीशन कह रहे हैं कि कौन सा नंबर ऐड करोगे। ये ए जो है ना, वो नंबर है जो ऐड करना है। अच्छा, अब मैं इसे ए कहूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि पीछे इन्होंने ए दिया हुआ था 8 में, या चलो इसे एक्स कह लेता हूँ, ए नहीं कहता, इसे एक्स कह लेता हूँ। ये एक्स वो नंबर है जो हमने ऐड करना है, और साथ साथ 27 में भी ऐड होगा ये नंबर, दोनों टर्म में ऐड होगा। क्योंकि यहाँ हमें कहा था ईच टर्म मुराद दोनों में, एक कहते हैं ना एक टर्म, वन टर्म, तो सिर्फ शायद 5 में ऐड करता, लेकिन उसने कहा ईच टर्म, दोनों में ऐड करना, कि ये बराबर आ जाए 1/3 के। बस अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। तो 15 + 3x = 27 + x। ठीक है, ये 27 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 27 ही रहा, और x मल्टीप्लाई हुआ तो x ही रहा। हाँ, ये तब्दील हो गया, ये 15 हो गया और 3x हो गया। इस x को इधर ले आओ, 3x - x। अच्छा देखो, फिर वही x मैंने दोबारा उस वाले बनाना शुरू कर दिया। अब इसको ना मैं मिटा के फिर सही करूँगा, ताकि अगली बार ना ये मेरा दिमाग में रहे कि हाँ भाई गलती करोगे तो फिर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला x है, वो मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने तो आप लोगों के लिए आसानी करनी है ना, अपने लिए तो नहीं करनी है आसानी। मेरे लिए तो आसानी यही है कि मैं ये वाला x लिखूँ, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये आसानी है कि मैं ये वाला x लिखूँ। शायद हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा हो, लेकिन यही x है। अच्छा भाई, अच्छा ये तो x हम उधर ले गए ना। अब यहाँ से जो है वो माइनस में क्या आ गया, 15, ये प्लस का था तो यहाँ के -15 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2x, और ये 27 - 15 तो आपके पास आएगा 12। तो एक कैलकुलेशन ऐसी भी होती है कि ये 2 के टेबल पे आता है 1 पर, और ये 6 पर आता है। इस तरह भी कर सकते हो, इससे एक स्टेप बच गया। वो कौन सा स्टेप था कि पहले मैं इसको ऐसे लिखता, ठीक है, ये स्टेप लिखता, फिर मैं इसका जवाब लिखता 6, और फिर यहाँ लिखता 1, यहाँ लिखता 6, तो ये स्टेप बच गया एक।
तो ये स्टेप भी सीख लो, अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बच्चे इधर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे बेचना सर ये कैसे हो गया, तो ये इसके नीचे जाके डिवाइड होकर हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 फिर 7 के थोड़े पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, आसान है मुश्किल नहीं है, इसमें ये कहते हैं इफ़ अगर से मुराद क्या है कि बेटा अगर आपके पास ए और बी का रेशो 5/8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड करो इसकी वैल्यू, यानी 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b, यानी इसका क्या आपके पास आंसर आएगा ये पता करना है। तो इसको सबसे पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, पढ़ाया था ना अभी, a रेशो b है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ab, तो यहाँ भी बस वही कर रहा हूँ मैं काम, a वाली वैल्यू पहली, b वाली वैल्यू सेकेंड, 5a प्लस 7b। ठीक है, 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5a प्लस 7b। अच्छा, यहाँ भी b आएगा। अब देखो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इसको इधर तो नहीं लेके जा सकता मैं, वरना तो वो दोबारा दोनों तरफ 1 1 आ जाएगा। तो अब करना क्या है, देखो अब इसमें हमें करना होगा कि b को जो है ना न्यूमरेटर के साथ भी डिवाइड करना होगा और डिनोमिनेटर के साथ भी, क्यों, क्योंकि हमें a/b दिया हुआ है 5/4, तो हम चाह रहे हैं कि a और b ख़त्म करें किसी तरह से, इसीलिए ये काम हम कर रहे हैं। तो देखो इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये साइन डाल रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये चीज़ यहाँ पर आएगी। अब दोबारा लिखने से तो फिर हमारा टाइम ही वेस्ट होगा ना, तो b इधर भी डिवाइड हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये कौन सा मेथड कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप, गलत तो नहीं कर रहे हैं आप? तो मैं बताता हूँ बेटा, गलत नहीं कर रहा मैं। देखो बेटा अगला स्टेप ना इधर करके फिर नेक्स्ट यहाँ कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। देखो भाई, इसको b को दोबारा से डिवाइड कराओगे, अच्छा ये मैंने दोबारा वही चीज़ उठा के लिख दी, 5a 7b। ठीक है, अब इसको b को b से दोबारा काट दोगे तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, यानी आप मैथ में अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये कट करना दोबारा, डिवाइड वाली दोनों चीज़ें कट कर ये आनी चाहिए। आपने देखा है ना, कंप्लीट स्क्वायर करते हुए +2 -2 लेते हैं तो वो दोबारा कट कर जो चीज़ होती है वही बन जाती है। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो ना, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो, डिवाइड में भी कर सकते हो और प्लस माइनस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने भी बस वही काम करा है। तो मैं क्या करता हूँ, 3a, अब एलसीएम जो है ना वो ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम मतलब पहले आप तो एलसीएम को जो है वो लेते थे, अब ब्रेक कर रहे हैं, मतलब एलसीएम को तोड़ रहे हैं, खोल रहे नहीं तोड़ रहा हूँ। 4b/b। ठीक है, ये हो गया, ऊपर वाली टर्म आ गई, ये नीचे वाली टर्म आ गई, 5a और ये b और 7b और ये b। अब देखो ये b है, ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास बन रहा है ab, तो ab की वैल्यू ऊपर आपको गिवन है, ab की वैल्यू ऊपर आपको गिवन है, तो इसकी जगह पर मैं ab की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a और b किसके बराबर हैं, 5/8 के, तो मैं यहाँ 5/8 पुट कर रहा हूँ, और हमारा 4 तो एज इट इज़ मेंटेन रहा। और बाकी यहाँ भी यही काम है कि a और b दिया हुआ है, तो a और b की वैल्यू 5/8 ऊपर भी दी हुई है। अब ये 5/8 नहीं कट सकता एक दूसरे से, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे तो कट जाता। सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 हो जाएगा, और डिवाइड करा दोगे 8 से तो भी वही नंबर आएगा जो था, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल पे नहीं आते ना, इसलिए ये कटेगा नहीं। अच्छा, ये 15 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, नहीं ये 15 नहीं होगा, ये 25 होगा, क्योंकि 5 5 से 25 होता है ना, ये दोनों भी एक ही टेबल पे नहीं आते, इसलिए ये नहीं कटेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो है ना मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ, इससे बेहतर क्या जगह मिलेगी। तो दोनों को जो है ना वो सॉल्व कर देते हैं। इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 तसव्वुर कर लो, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ और 8 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई कराओ, तो इस तरह एलसीएम हो जाएगा आपका।
एलसीएम लेना आता है ना, तो वही करना है। अब देखो इस सवाल में मैं एलसीएम आपको अलग अलग लेके दिखाऊंगा तो फिर नीचे अलग और ऊपर अलग, तो इसीलिए हमने शॉर्ट मेथड ऑलरेडी पढ़ रखे थे। तो ये आएगा 47/8 एलसीएम लेकर, ठीक है। अब इधर भी यही काम करना है कि यहाँ पर 1 तसव्वुर कर लो, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कराओ और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। और फिर जो है वो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा दो 8 और 1 को, तो आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आ रहा है आपके पास 81 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 8 से कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल हो गया और ये 81 ऊपर चला गया, मतलब यहाँ था ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया। तो आपका जवाब आ रहा है 4781, ये आपका जवाब आ रहा है 4781। तो बिल्कुल सही हमने काम किया। अब कुछ बच्चों को जो है ना, मुझे पता कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ हुआ क्या है। तो ये देखो, ये 47 था और ये 1 था, ठीक है। 8 से कट गया तो 1 बच गया, और ये 81 था, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो यहाँ से भी। ये 81 था और यहाँ 1 बचा था। अब ये 81 क्या है, ऊपर चला गया। 47 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, जब आपको पता है कि जब आप ऊपर लेके जाते हो किसी भी चीज़ को डिवाइड से, तो वो क्या होता है कि वो रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें, मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 1 ऊपर आ गया, 81 नीचे आ गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा ना, 4781। 47 1 से मल्टीप्लाई करोगे 47, 81 मल्टीप्लाई करोगे 81। तो ये इसका पूरा होल सोल्यूशन था तरीक़ेकार से, ठीक है। ऐसे देख लो, ठीक है। तो पहले ये स्टेप्स करना, फिर ये करना, मतलब पहले यहाँ से आना, फिर ये कर लेना, ठीक है। फिर चाहो तो ये भी लिख लेना ताकि और अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाए। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट ये लिख कर फिर ये लिख रहे हो, नहीं, ये फिर ये, जैसे मैंने वीडियो का पैटर्न आ रहा है ना, वो एक सेम फॉलो कर लेना। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। अगर आपके पास रेशो दिया हुआ है B = A = B और जो है वो C = D, तो आप क्या करते हैं, आप इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, आप A को D के साथ ले जाके लिख देते हैं। यानी आप पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप इसको A को D के साथ ले जा सकते हैं और C को B के साथ लिख सकते हैं। अब A और B, A और D, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम, इसको कहते हैं हम एक्सट्रीम्स। इसको क्या कहते हैं, EXTREMES, एक्सट्रीम्स। और इसको क्या कहते हैं, मीन्स। इसको, इन दोनों की प्रोडक्ट को कहा जाता है मीन्स, MEANS, मीन्स। तो ये जो है वो प्रोपोर्शन में हमारे पास आता है, ठीक है। ये जो रेशो होते हैं ना, यानी ये प्रोपोर्शन कहलाता है। A/B, C/D, ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन कहलाता है। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स, यानी जब भी आपके पास ऐसे रेशो में करके लिखा हुआ हो तो A को D के बराबर ले लो, मतलब A और D का प्रोडक्ट ले लो और उसको बराबर ले लो C और B के प्रोडक्ट के। तो आपके पास जो आपकी इक्वेशन, जो आपको गिवन कंडीशन है वो सॉल्व हो जाएगी, जो गिवन टर्म है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप इसी तरह से वैल्यूज़ जो है ना वो आपको क्या दी हुई हैं, को पार्ट 1 में दी हुई हैं। तो इसको मैं पार्ट 1 में सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट आपने वो चीज़ समझ ली। अब उसी चीज़ की मदद से हम क्वेश्चन करते हैं अपना सॉल्व, उसके आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 2x + 5 बराबर है, मतलब रेशो है 5 के साथ, ठीक है। और फिर ये जो साइन है ना वो = में तब्दील हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी बताया था, 3x - 2 और 7। अच्छा भाई, ये A की टर्म हो गई, ये B की टर्म हो गई, ये C की टर्म हो गई, ये D की टर्म हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा था, A और D का प्रोडक्ट बराबर लेंगे इस कंडीशन में हम, जब ये लगा हुआ हो B और C के, ठीक है। तो A क्या है आपका 2x प्लस मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये x का साइन है, x है, ये x का सिंबल है, वेरिएबल। और यहाँ ये 7, ठीक है, D 7 था, ये 7D था, ये गलत। अब B क्या है हमारे पास, B हमारे पास 5
और बाकी हमारे पास 3x-2, ठीक है। 7 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 14x, और साथ ही साथ जब आपके पास 5 मल्टीप्लाई हुआ 7 से तो आया आपके पास 35, ठीक है। ये आप इसके पास मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपके पास 15x, और ये हो गया आपके पास 10। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस, वहाँ के हो जाएगा माइनस 35। तो जहाँ पर x की वैल्यू बड़ी हो ना वहाँ पर x की वैल्यू रहने दिया करें, छोटी वाली चीज़ को दूसरी तरफ ले आया करें। तो ये हो गया प्लस का 10, और ये हो गया 15x माइनस 14x, तो ये हो गया आपके पास 45, और ये हो गया सिर्फ x बच गया, तो x बराबर हो गया आपके पास 45 के। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर था हमारा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। ये क्या है आपके पास एक्सट्रीम्स, और ये क्या है मीन्स, यानी ए और डी के प्रोडक्ट को आप बोलते हो एक्सट्रीम्स, और बी और सी के प्रोडक्ट को कहा जाता है मीन्स, ठीक है। और ये प्रोपोर्शंस होते हैं। अच्छा, अब यही सवाल करते हैं पार्ट 2 के लिए, मतलब यही काम पार्ट 2 के लिए करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 2 में क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिए हुए हैं, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पार्ट 2 में, क्वेश्चन देते हैं। द क्वेश्चन इज 4x माइनस 3/5, और रेशो है ये इसका, ठीक है। यही कंडीशन आ गई, यानी वही एक्सट्रीम्स और मीन्स वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो अभी आपने पढ़ा था कि ए और डी का प्रोडक्ट बराबर होता है बी और सी के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, एज इट इज़ ब्रैकेट लिख लो पूरा का पूरा, 4x माइनस 3। इस बार ना इस x को मिटा ही देते हैं, जो मल्टीप्लाई का साइन बनाया ना, ताकि ये x ही लगे। 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, और डी क्या है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 7 और 2, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बी क्या है 3, 4, और सी क्या है सी ये रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4x डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो आपको दिख रहा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं 4 को 7 से तो आपके पास आता है 28x, और उसके बाद आता है 21, और नीचे आ जाता है 10, ठीक है। और यहाँ सिर्फ x आ जाता है, ठीक है। अभी आ रहा है 10x, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 10x, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं, 28x माइनस 10x और 21, तो ये कैंसिल कर देते 28 माइनस 10 को, तो ये आ रहा है मेरे पास 18x, और ये आ रहा है 21। तो हमारे पास आंसर जो है वो 21/18 आया। अच्छा, अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि पीछे का और आगे यहाँ का आंसर मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम इस तरह से कर रहा है कि पीछे आपको कह रहा है 21/26 आना चाहिए, जबकि हमारा न्यूमिनेटर तो सही आ रहा है पर डिनोमिनेटर में गड़बड़ आ रही है। अब हमने कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही की है, ए डी बी सी बिल्कुल सही किया है। ए ये रहा हमारे पास, ए की वैल्यू को भी मैच कर लेते हैं एक बार, ताकि कहीं हमसे गलती ना हो गई हो। 4x माइनस 3/5 मैं वेरीफाई करा रहा हूँ, मुझे पता है ये आंसर यही आएगा क्योंकि मैं 3 बार पहले ही कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको वेरीफाई करा रहा हूँ, ठीक है। 3/4, 4x/3 और 7/2, ठीक है। ए और डी साथ लेना था तो ए और डी साथ लिया, तो 4 7 था या 7 4 था 28 ही होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है ये बात, ठीक है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर लेते, कैलकुलेटर से भी करके चेक कर लीजिए। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 5 और 2 10 हो गया, और ये 3 21 हो गया, और बाकी ये तो आपस में कट रहे थे, 3 से 3 4 से 4, तो यहाँ सिर्फ 1 ही बच गया था।
और फिर 10 इधर चला गया, फिर उधर आ गया। तो बाकी हमने बिल्कुल सही काम किया, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इसका आंसर ही ये हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जो है वो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन है 4, जो कि मैंने ग्रुप्स पे भी बच्चों को सेंड किया था। ठीक है, मेरा जो ग्रुप ए है, बी है, गर्ल्स का, बॉयज़ का, 10th का, उसमें मैंने ये सेंड किया था। तो बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी ट्राई भी की थी इस क्वेश्चन को करने की, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जिन बच्चों ने जो कि ग्रुप में ऐड थे वो नहीं कर पाए, तो इस जो है क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन 3 करा देता हूँ, फिर 4। ठीक है, ताकि पैटर्न जो है मेरी लेगेसी वो ना टूटे। लेगेसी क्या है कि भाई हर सवाल कराना है, हर एक्सरसाइज करानी है और हर पार्ट भी कराना है। सवाल नहीं, पार्ट भी, बल्कि उसका हर ही कराना है। हो सकता था मैं चाहे पहला दूसरा कराता, बोलता तीसरा चौथा आप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों को पूरा कराना ही बेहतर रहेगा। चलो अब थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारा लेवल हो गया अपग्रेड। अब अगर मैं ऐसा करूँगा ना कि स्लो काम कर रहा हूँ, समझाऊँगा तो सारा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी सी राइटिंग टेस्ट करूँगा ताकि टाइम भी सेफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर हों हमारे। चलो आ जाओ। वैसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए ना, क्वेश्चन नंबर 7 कोई ज़्यादा बड़ा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 4 है वो कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। अच्छा, x-3/2, 5/x-1, x-1/3, 4x+4। चलो ठीक है भाई, देखो क्या पढ़ा था अभी, a d का जो प्रोडक्ट है बराबर होगा b c के, अगर ये आपके पास साइन आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा चलो, a क्या है आपके पास, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक है, x-3, एक तो ये मेरी आदत है कि इस तरह का x बनाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके साथ आ गया d, 4x+4। ठीक है, अच्छा दूसरे में आ गया मेरे पास b, 5, बस वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ इसके अंदर और कुछ नहीं कर रहा। सिंप्लीफिकेशन अभी इसकी मैं शुरू करता हूँ। चलो, 4 को मल्टीप्लाई करा दो x से और 2 को मल्टीप्लाई करा दो x और 4 से, तो ये हो गया 4x-12। ठीक है, 2x+8। अच्छा, 5 को मल्टीप्लाई करा दो x से, 5x-5 और 1 से भी, और 3 को मल्टीप्लाई करा दो x से और 1 से भी। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, इक्वल टू के 4x-12, 3x-3, 5x-5, 2x+8। ठीक है, अच्छा भाई सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, लंबा चौड़ा काम। 4 × 3 आंसर, 4 × 3 12x। ठीक है, 4 × 3 12, अच्छा x स्क्वायर भी आएगा क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, अच्छा 12 × 3 36 -36x। ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस है ना। अच्छा, -30 प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, 36। अच्छा, 5 × 2 10x², 5 × 8 40x। साइन कन्वेंशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, साइन डिजिट बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, 5x+8, तो ये हो गया हमारा, अच्छा ये 10 लिखा है मैंने, ये 50 लिख दिया, इसको 10 आएगा ना, 2 × 5 तो 10 होता है, तो 40x। ठीक है, अब जगह नहीं है, जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो बकिया यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ, ये एक स्टेप था, ये अभी यही स्टेप चल रहा है। ये इक्वल टू इसलिए डाले ताकि पता चल जाए कि भाई ये स्टेप अभी चल रहा है, यहाँ भी इसी के स्टेप को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये 40 हो गया, अब ये हो गया वापस -10x, 10 बोल के 5 लिखा है। ठीक है, और ये हो गया -+-40। ठीक है, हो गया हमारा काम। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन क्या क्या, इन दोनों को सॉल्व करा दिया, कितना हो गया हमारे पास, 12 + 36 48, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 48x। अच्छा, अब हो गया 36, अब हो गया 10x, और ये हो गया हमारे पास +30x। ठीक है, -40। अच्छा भाई, एक और स्टेप यहीं आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो
मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक साथ लिख रहा हूँ और एक्स की वैल्यू एक साथ लिख रहा हूँ। -48 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला +30 यहाँ क्या हो जाएगा -30, ठीक है, और एक्स, ठीक है। अच्छा ये यहाँ क्या हो रहा है माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा +36 + 40, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो ये यहाँ था प्लस, वहाँ जाके हो गया माइनस, ये था माइनस, वहाँ जाके ये यहाँ था प्लस, वहाँ जाके हो गया माइनस, ये यहाँ था माइनस, वहाँ जाके हो गया प्लस। तो ये हो गया 2x², नज़र आ रहा है ना, हाँ 2x² -50। अच्छा आप इसको सॉल्व कर लो, 48 + 30 78x, और ये क्या हो गया +36 + 40 56 इक्वल टू 0। अब एक फार्मूला यहाँ लग रहा है, वो लगा देते हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि जगह ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा इसको इधर कर दूँ ताकि पूरा सोल्यूशन आपको आ जाए नज़र, ठीक है। अब जगह यहाँ पर हो गई है ख़त्म, इसको रिमूव करते हैं और बाकी ऊपर से करते हैं। तो स्टूडेंट दो तरीके से कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल के और 2 बगैर कॉमन निकाल के। तो चलो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर। तो 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया मेरे पास 78 / 2 39, और x तो एज इट इज़ आया, और यहाँ आ गया मेरे पास 76 / 2 मेरे पास आ गया 38। अच्छा ये 2 ख़त्म। अब लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b, ठीक है, -b ± होल रेडिकल b² -4ac/2a। रट गया होगा ये फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया ये मैंने, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आई होप याद हो चुका हो अच्छी तरीके से, बहुत बार मैंने जो है ये लिखवा दिया था आप लोगों को, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो b क्या है आपके पास -39, और a क्या है 1, और c क्या है 38। तो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इसको बगैर मतलब, अब फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमने सॉल्व करना आता है ना, तो वो आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ वैल्यूज़ ऑलरेडी पुट है, इसको चेक कर लो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में ही वैल्यू पुट कर रखी है मैंने। तो +2 a की जगह, b की जगह क्या पुट किया माइनस। अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये मैंने प्रीवियस के हिसाब से पुट किया हुआ था, अब देखो यहाँ इसके हिसाब से पुट कर देता हूँ, ये पुट कर दिया 2, ठीक है, अब अच्छा फोकस हो जाएगा। ये पुट कर दिया 2 और ये इक्वल दबा दिया, ठीक है, और ये अब आ गया -39, ठीक है। अच्छा 2 माइनस चले गए, 1 मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है 38 प्लस का, तो 38 एज इट इज़ डाल दिया। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा, अच्छा इसको जो है वो सही करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक की है कि ये 2 नहीं आएगा, ये तो 1 आएगा ना, क्योंकि हमने तो उधर पुट कर दिया, 2 तो निकाल लिया कॉमन, देखो अब सही आएगा। देखो अब आ गया मेरा 138। तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, x की वैल्यू आ रही है मेरे पास, x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 38, और एक 1 भी आ रहा है, लेकिन हमने 38 लेना अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लोगे ना आंसर्स, मुश्किल तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना सिखा दिया है मैंने। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी खुद पुट करके देख लेना, या ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से अगर साइंटिफिक हो तो भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड में तो अलाउ नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक में ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करूँगा तो और 5-6 मिनट लगेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट क्वाड्रेटिक आता है हमें सॉल्व करना। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -39, c की वैल्यू 38, आ गया आंसर आपका, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैं कह रहा था, जो कि मैंने कहा था कि बच्चों को सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास भी बस ये क्वेश्चन है आप लोगों की तरह। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं बताता हूँ, तमाम तरीके सिखा चुका हूँ, तो फिर सोल्यूशन ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है। बस दिमाग में रखो जो बातें सिखाई हैं वो ना भूलो, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी वो बातें याद है तो ही मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहा हूँ। मैं कोई, मेरे पास गाइड नहीं है, ना ही मेरे पास कोई सॉल्व है, मैं खुद भी सॉल्व लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व मेरे पास है नहीं, तो सॉल्व लिखने के लिए पहले खुद सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व दे भी दूंगा तो सॉल्व पहले खुद ही करूँगा ना, फिर ही सॉल्व आएगी। तो पहले मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ये मैंने कर लिया, पहले ही मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, सॉल्व में इंक्लूड भी कर दिया है। देखो भाई ये हमारा क्वेश्चन है a² - ab + b², और ये x a³ + b³ a - b a + b का होल स्क्वायर।
अगर ये क्वेश्चन में छुड़वा देता ना तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे सब यही मैसेज करते कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। तो मैंने कहा कि भाई पहले ये क्वेश्चन करा दूँ। हम इससे हार्ड क्वेश्चन 9 में कर चुके हैं, जबकि बच्चों को मैट्रिक में आके ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। तो ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे हार्ड क्वेश्चन मैंने 9 में किया और बच्चों ने मुझे करके दिखाए। तो हो सकता है कि शायद रिविजन ना हो, उससे बच रह गया हो। तो ये ए की वैल्यू, ठीक है, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, क्या पढ़ाया था, ए डी का प्रोडक्ट बराबर होगा बी सी के। पुट कर दो बस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ तो डी पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत खोलना, इतनी हिंट दे देता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा अब आ जाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी। कोशिश करूँगा कि तमाम का तमाम आंसर यहीं आ जाए, ये मल्टीप्लाई ये एक्स, ठीक है, वरना मैं इसको ऐसे बनाता ना तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब मैंने एक्स, देख लो टीचर ने स्टूडेंट के कहने पे तरीक़ेकार बदल लिए कि भाई ऐसे एक्स नहीं बनाना ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले क्या करना है तुमने, सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तुमको, ठीक है, ए बी की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो वही जनरल फार्मूला होगा जो इसका है फार्मूला, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है आपके पास, ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये मल्टीप्लाई में आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई में आ गया मेरे पास एक्स, ठीक है, और ये डिवाइड वही हो रहा है ए माइनस बी, ठीक है। अब ये इसके नीचे भी लगा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी उससे क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो इसके पूरे के नीचे लगा लो, कोई मसला नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, देखो अब सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आपस में, इसीलिए मैंने इसको इससे काटा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो ये ए माइनस बी वहाँ ले जाके काट लो, फिर काट लो अगर कोई मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो ए माइनस बी यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया, ए प्लस बी, और ये यहाँ क्या बच गया, वही आपका एक्स। ये क्या हो रहा है यहाँ, बिल्कुल सही मल्टीप्लाई, तो वहाँ क्या हो जाएगा जाके डिवाइड। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह आप लोग मुझे करके ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। अब ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी जो है ना सख्ती करनी पड़ेगी ताकि वो सारे सवाल करें। अच्छा देखो यहाँ क्या हो रहा है, ए प्लस बी, ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव, यहाँ प्लस वन है ना, ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, पावर क्या हो गई नेगेटिव। बेसिस सेम पावर एट, रूल याद है, ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी, बेसिस सेम तो पावर एट, तो 2। अब देखो ये प्लस माइनस 1 आना चाहिए था, ये आना चाहिए था ना। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, -1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x बराबर है x माइनस बी, और x प्लस बी आ गया, क्यों, -2 प्लस -2 -1 इक्वल टू 1, तो इधर 1 ही आ गया। अच्छा अब एक और फॉर्मूला याद है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बेटा देखो ना, ए माइनस बी आ तो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, या ये कह लो ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो अब कर दो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, इतना हार्ड क्वेश्चन करा दिया मैंने, बताया तो हार्ड नहीं था, लेकिन क्या पता बच्चे कन्फ्यूज़ हुए, तो इसीलिए अब चैनल सब्सक्राइब कर देना, इसका सोल्यूशन लिख लेना, इसका सोल्यूशन याद रखना, भूलना मत। ये इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था, बस 3-4 फॉर्मूले एक साथ लगाने थे, एक प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना था, और बेसिस सेम पावर ऐड का रूल्स लगाना था, बस ये हो गया आंसर, ख़त्म बात ख़त्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। आई थिंक मुझे जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मतलब पार्ट 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का वो होमवर्क दे देना चाहिए, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं सर करा दीजिए, तो चलो भाई आपका दिल जब कह रहा है, दिल से आवाज़ आ रही है कि सर करा दें, तो मैं करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए बैठे हुए हैं, तो बस जितनी आसानी कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे, बस आप दुआओं में याद रखिएगा, और इस चैनल को
सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा भाई कि सर मेहनत करते हैं तो हम शेयर भी करते हैं। अब देखो मैं घंटों मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, शेयर करने में कितनी देर जाएगी? 1 मिनट, चलो 2 मिनट, चलो 10 मिनट। 10 मिनट तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगी, अगर डेटा पे भी काम कर रहा है तो 2-3 मिनट ही लगेगा। तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ मोटिवेशन के लिए, शेयर सब्सक्राइब के पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। 11 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, ए बी सी डी, ए डी बी सी, ठीक है, इसकी वजह से लगाया। एक और भी तरीका होता है कि ये ऐसे कर लो, लेकिन वो मैंने कराया नहीं, ए और बी और सी और डी, ये मैंने कराया नहीं क्योंकि ये इस तरीके से इन्होंने बोला नहीं था करने के लिए, फिर वो नंबर कट जाएंगे अगर ये तरीका मैंने लगवा दिया तो नंबर नहीं कटवाने, इसलिए मैंने ये कर रहा हूँ। 11 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा 11 माइनस एक्स आ गया, 16 माइनस एक्स, बस सिंप्लीफाई करना है ज़्यादातर। अब तैयार हो जाओ, आपने देखा है कि इन्होंने बस मुश्किल क्वेश्चन देना शुरू कर दिए हैं। सेट का चैप्टर था शायद आसान था, लेकिन अब ये चैप्टर जो है ना सब लॉजिकल है, कोई रटने वाला काम नहीं है। तो जो बच्चा सोच रहा है कि मैं आखिर में कर लूँगा तो बेटा मुश्किल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ मुश्किल हो जाती है कहाँ नहीं। अच्छा 16x, तो यहाँ पर x मैंने ये वाले बना दिए थे, अब दोबारा उस वाले ही कंटिन्यू करता हूँ जो बना रहा था, ठीक है। तो 176 और उसके साथ x नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 16 के साथ कुछ नहीं है और ना 11 के साथ कुछ है। इसके बाद फिर ठीक है माइनस 11x और फिर माइनस 16x और फिर माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25, तो कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया है, ये 200 आ रहा है। और 8x, ठीक है, माइनस 25x, ठीक है। शाबाश, चलो आप लोग तो मैथ में चीते हो गए हो। हमारे सर बोलते थे तुम तो मैथ में चीते हो बेटा, ठीक है। चीते यानी बहुत तेज़, फ़ौरन से धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो सेम साइन है ना तो ये कट जाता है। अब देखो ये समझा देता हूँ, मैं इस तरह से नहीं कटवाता हूँ कभी भी चीज़, लेकिन अभी कटवा रहा हूँ कि देखो यहाँ ये प्लस का है, वहाँ ले जाके माइनस का होगा ना तो कटेगा ही, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ही काट दो, ठीक है। अगर चाहो तो वहाँ ले जाके भी काट लेना, लेकिन मैथ में जितना आसान हो सके आप सॉल्व करने के लिए करेंगे, मतलब आप कोशिश करेंगे कम से कम स्टेप्स हों, क्योंकि अब हम 9 में नहीं है, मैट्रिक में आ गए। मैट्रिक में स्टेप ज़्यादा होते हैं तो हमें कम से कम करके उसको छोटा भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक आंसर 6-7 पेजों पे लिख डाला आपने, लाइनें भी छोड़ रहे हैं और 6-7 पेजों पे, तो फिर वो बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे कि बच्चे ने कॉपी वेस्ट क्यों की जानबूझ के, जब वो छोटा कर सकता था चीज़ों को। अच्छा भाई अब यहीं थोड़ी सिंप्लीफिकेशन लगा देते हैं कि ये हो गया मेरे पास 27, ठीक है। 11 + 16 27 और x भाई हमारे एज इट इज आ गए, ठीक है 200 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा। तो 8 + 25 33, ठीक है, और x, ठीक है। तो मेरे पास साइन किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है ना, तो इसको उधर ले जाता हूँ ताकि प्लस में x आ जाए मेरे पास। तो इस तरह से ना प्लस में x आएगा, ठीक है, समझ गए ना किस तरह से प्लस में x आ रहा है कि इसको सॉल्व होगा तो प्लस में x आ जाएगा। और ये हो गया ये। अच्छा भाई तो कौन बताएगा 32 को जब मैं माइनस करूँगा 27 से तो कितना आएगा? बिल्कुल सही 6x, ठीक है। अच्छा देखो मेरी मुखातिब जो है ना वो आप लोग ही होते हो, मेरा मुखातिब, कि मेरे सामने कोई तो बैठा नहीं है ना अभी, ठीक है। अच्छा भाई तो 24 और ये 6, ये आखिरी स्टेप्स कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। 1 पर आता है 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा गैप देकर ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि उधर जगह में ऐसे आ जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, आंसर सही आया या नहीं, वरना फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही आया, तो भाई काम हमारा हुआ कंप्लीट, एक्सरसाइज हुई हमारी 18.1 कंप्लीट। एक दिन में एक एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि कोर्स रह जाएगा, इंशाल्लाह तमाम कोर्स कंप्लीट करेंगे। बस दुआओं में याद रखिएगा ताकि अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दे, हौसला दे, और तबीयत सही रहेगी तो काम इंशाल्लाह करते रहेंगे इसी तरह से। ज़िम्मेदारी तो मैं समझता हूँ अपनी, आपको पढ़ाना तो ज़िम्मेदारी पूरी करता भी हूँ, और आप लोगों की भी जो बात है सपोर्ट है मुझे, ऐसा नहीं है, बच्चे सपोर्ट करते हैं, दुआएं करते हैं और अप्रिसिएशन जो है उनकी मिलती हैं मुझे,
तो वो भी बहुत ज़्यादा ना मोटिवेट करती हैं कि चलो इन बच्चों के लिए काम करो। और इंशाल्लाह जब आगे जाके ज़िंदगी में आप कुछ बन जाओगे तो शायद हमें भी कहीं ना कहीं दुआओं में याद रखोगे। चलो अब ये सब बात हो गई, अब फ़ीस की भी बात हो जाए। सिर्फ 1000 फ़ीस है सालाना, ठीक है, जिसमें आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या मिलेगा। ठीक है, बता चुका हूँ बार बार, ग्रुप्स में नोट्स, लेक्चर्स, इस तरह से जो सवालात आते हैं ना मुश्किल, वो भी सॉल्यूशन भी देता हूँ और वो करा भी देता हूँ और सब कुछ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।